हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल गाइस। हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं द सिलेबस ऑफ द कोर मैथमेटिक्स। कोर मैथमेटिक्स में क्या है, अप्लाइड मैथमेटिक्स में क्या है एंड इसमें क्या सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस हैं। तो जल्दी से वीडियो में शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें आप लोगों को करनी है, क्या वेटेज हैं और कैसे हम चीज़ों को बढ़िया से करके बोर्ड्स में एक गुड स्कोर कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। सो गाइस, सबसे पहले समझ लेते हैं कि यार ये कोर मैथ्स एंड अप्लाइड मैथ्स में फ़र्क कहाँ है और ये दो अलग अलग मैथ्स क्यों हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है गाइस, पहले क्या होता था कि सिर्फ एक ही तरह की मैथ्स होती थी, चाहे आप साइंस स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप आर्ट्स स्टूडेंट्स हैं। अगर आपको मैथ्स करनी है तो देयर इज जस्ट वन टाइप ऑफ मैथ्स, दैट इज कोर मैथमेटिक्स, जो हमारी सिंगल एनसीईआरटी होती थी मैथमेटिक्स की, एक जैसी बेसिकली। वैसे 12th में 2 एनसीईआरटीज़ हैं, बट वही साइंस वाले बच्चे को पढ़ना पड़ता था, वही कॉमर्स वाले बच्चे को पढ़ना पड़ता था और वही आर्ट्स वाले बच्चे को पढ़ना पड़ता था। तो सीबीएसई ने क्या सोचा यार कि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं कोर मैथमेटिक्स के जो कॉमर्स वाले बच्चे के लिए रेलेवेंट नहीं है। मे बी कल को वो बच्चा सीए करने जा रहा है तो वहाँ जो चीज़ें पूछी जाती हैं और जो अभी 11th-12th में पढ़ाया जा रहा है, दैट इज़ अ लिटिल डिफरेंट। तो वो लोग क्या लेकर आए, अभी कुछ सालों पहले, बहुत न्यू है अप्लाइड मैथमेटिक्स, अभी 5 साल भी पूरे नहीं हुए हैं, तो वो लोग क्या लेकर आए कि आप लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ो। यानी कि कुछ बच्चों को ऑप्शन दिया गया कि जिनको कोर के साथ जाना है वो कोर के साथ जाओ, जिनको अप्लाइड मैथ्स के साथ जाना है वो अप्लाइड के साथ जाओ। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे सिलेबस दोनों के ही, ठीक है। ध्यान से देखते हैं, बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कहाँ कहाँ पर डिफरेंसेस आ रहे हैं और आप लोगों को कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी मैथमेटिक्स में। एक बार आप ध्यान से एनालाइज करो इस सिलेबस को। तो चलते हैं गाइस हमारे सिलेबस की ओर। लेट्स टॉक अबाउट द कोर मैथमेटिक्स फर्स्ट, विच इज़ द मेन मैथमेटिक्स, जो मेजॉरिटी के पास होती है, जो मेजॉरिटी जगह पर ऑफर की जाती है और जो हर जगह पर इजीली अवेलेबल है, जिसके रिसोर्सेज अभी अप्लाइड मैथ्स में लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल है सिंस इट्स रिलेटिवली न्यू। ऐसा नहीं कि ये इसी ईयर आया है, ऐसा नहीं है, स्टिल इट्स रिलेटिवली न्यू, तो धीरे धीरे रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं। तो कोर मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें गाइस, सो इस बार के करिकुलम के अकॉर्डिंग कोर मैथमेटिक्स का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो टोटल 80 मार्क्स का होगा, जो आपका रिटन बोर्ड एग्जाम है, प्लस आपका इंटरनल असेसमेंट इज ऑफ 20 मार्क्स। तो इसमें हम लोगों के क्या क्या टॉपिक्स आते हैं ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट इज रिलेशंस एंड फंक्शंस, विच इज़ ऑफ 8 मार्क्स। तो बहुत लो वेटेज है रिलेशंस एंड फंक्शंस का, बट दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? बिकॉज जब आप ये देखेंगे नेक्स्ट कैलकुलस, विच इज़ ऑफ 35 मार्क्स, तो लेट मी टेल यू गाइज कि इसका थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पर यूज़ होता है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस क्लास 11th में भी बच्चे रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ के आए होंगे कोर मैथमेटिक्स में, तो उसी का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, तो कहीं ना कहीं 11th का भी हम लोग थोड़ा बहुत नॉलेज इसमें यूज़ करने वाले हैं। नेक्स्ट मूविंग टू द एल्जेब्रा। एल्जेब्रा में हम लोगों को क्या आता है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो ये 2 चैप्टर्स हैं आपकी एनसीईआरटी पार्ट 1 में, आप देख सकते हो। तो ये रिलेटिवली ईजी चैप्टर्स हैं, स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, एंड द टोटल वेटेज ऑफ दीज आर 10 मार्क्स। कमिंग टू द कैलकुलस, दिस इज़ द मेजर पार्ट ऑफ कोर मैथमेटिक्स। यानी कि अगर मैं बात करूं कि इसका वेटेज कितना है, तो यार 80 में से 35 नंबर का पूरा कैलकुलस आने वाला है। अब ये लिख तो दिया एक वर्ड कैलकुलस, बट दिस इज़ नॉट सिंगल चैप्टर। इफ़ यू क्लोजली ऑब्जर्व, अगर आप अपनी एनसीईआरटी में देखोगे तो इसके कैलकुलस के नाम पर आपका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, उसके बाद आपका एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, 5 चैप्टर्स हैं ये ऐसे जो इस पूरे कैलकुलस को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, उनकी एप्लीकेशंस, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें दोनों यूज़ होते हैं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, तो वो हम लोग ये देखने वाले हैं। तो ये आपका मेजर टाइम लेने वाला है, और अगर आप क्लोजली देखोगे तो दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 44% ऑफ योर एंटायर सिलेबस। सो आपको इनफ टाइम इस चीज़ को परफेक्ट करने में देना है। नेक्स्ट इज़ वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो अगर मैं वेक्टर्स और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करूँ तो ये बहुत न्यू टॉपिक है कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, बट साइंस वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो लोग फिजिक्स में वेक्टर्स पढ़ के आते हैं क्लास 11th चैप्टर 1 में बेसिक मैथ्स के नाम पर। तो साइंस वाले बच्चों को यहाँ पर थोड़ा सा एज रहने वाला है कि जो ये 14 मार्क्स हैं, दे विल बी ईजिली मैनेजिंग दीज 2 चैप्टर्स, बिकॉज उन्हें थोड़ा सा बैकग्राउंड है। नाउ ऐसा नहीं है कि कॉमर्स वाले बच्चे करते नहीं पाते हैं या फिर वो करते नहीं हैं, दे दीज गाइज ऑल्सो डू, बट उनको थोड़ा सा अपना जो माइंड का 3D ऑब्जर्वेशन विजुअलाइजेशन है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा, थोड़ा सा बनाना पड़ेगा फाउंडेशन, तभी अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट मूविंग टू द लीनियर प्रोग्रामिंग गाइज, 5 मार्क्स का है, बहुत ईजी चैप्टर है। कर्व बनाओ, आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया हुआ होगा, उसका आपको इक्वेशंस में चेंज करना है, कर्व बनाओ, सॉल्यूशन निकाल दो, बहुत ईजी
और इसमें 5 नंबर का एक ही क्वेश्चन जनरली देखा जाता है। बड़ा क्वेश्चन होता है ये, ठीक है। पहले आपको क्वेश्चन लैंग्वेज से इक्वेशंस में जाना है, इक्वेशन से आपको ग्राफ बनाना है और ग्राफ से आपको सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट कमिंग टू द प्रोबेबिलिटी विच इज़ ऑफ 8 मार्क्स। अब अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूँ तो प्रोबेबिलिटी में गाइस ये है कि इसका वेटेज तो 8 मार्क्स है, लेकिन इसमें पढ़ने को बहुत कुछ है। तो मैं इसमें कहूँगा कि प्रोबेबिलिटी फॉर क्लास 12 इज़ लाइक ज़्यादा एफर्ट्स कम मार्क्स, बट करना तो है ही, हम लोगों को तो 100 आउट ऑफ 100 की प्रिपरेशन करनी है। सो दिस इज़ द बेसिक ओवरव्यू ऑफ द सिलेबस। अगर हम थोड़ा सा आगे मूव करेंगे तो इसमें आप देखोगे रिलेशंस एंड फंक्शंस जो हमारी यूनिट 1 है, टाइप्स ऑफ रिलेशंस इसमें ऐड हो जाएगा। हमने 11th क्लास में क्या पढ़ा था, रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस हम लोगों ने पढ़े थे और वहीं पर वो चैप्टर रुक गया था। लास्ट में आई थिंक वो भी आता है बाइनरी ऑपरेशंस, वो सिलेबस से कट है इस 12th क्लास में। बट लास्ट ईयर 3-4 साल पहले की बात करूँ मैं तो बाइनरी ऑपरेशंस भी होता था। तो 11th क्लास की ही फाउंडेशन जो हमने बिल्ड करी थी उसी को एक्सटेंड करके हम लोग 12th क्लास का रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। नाउ यू विल सी कि फंक्शंस जिसे आता होगा वही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ जिसको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व करता। कई बार क्या होता है, बच्चे बिना समझे भी प्रोसेस सीख लेते हैं कैसे सॉल्व होना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। बट आई डू नॉट रिकमेंड दैट। मेरा मानना ये है कि आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो और उसके बाद फिर कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन आए, किसी भी लेवल का आए, हम डरते नहीं हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपस में बहुत थोड़े से इंटरलिंक्ड हैं। इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको फंक्शंस का 1-1 और 1-2 पता होना ज़रूरी है कि क्या होता है। कमिंग टू द नेक्स्ट इज अलजेब्रा, कंप्लीटली न्यू थिंग फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स। आप लोगों ने पहले कभी नहीं पढ़ा, ठीक है। 9, 10, 11, 12 CBSE बोर्ड की अगर मैं बात करूँ तो कभी नहीं पढ़ा आप लोगों ने। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स नई चीज़ है, पढ़ेंगे, देखेंगे। वी विल स्टार्ट विद दीज 2 चैप्टर्स फर्स्ट, क्योंकि ये रिलेटिवली ईजी होता है और ईजिली बच्चों को समझ में आता है। तो हम लोग पहले ये पढ़ेंगे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, और बहुत ईजी है। आई लेट यू नो कि इसमें क्या है। बेसिक चीज़ें सीखकर यू कैन सॉल्व बिग क्वेश्चंस विद बिग वेटेजेस। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कैलकुलस। तो क्लास 11th की अगर आप लोगों को मैथ्स याद होगी तो उसमें यू गाइज हैव ऑलरेडी स्टडीड लिमिट्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, कैसे लिमिट्स निकलती हैं, लिमिट x टेंड टू 0 sin x अपॉन x, और बाकी सारी लिमिट्स आप लोगों ने क्लास 11th में सॉल्व करी हैं। उसी के कॉन्टिन्यूएशन में आता है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो कैलकुलस का एक चैप्टर इन्होंने क्लास 11th में डाला हुआ है कोर मैथमेटिक्स में, दैट इज लिमिट्स। और उसके बाद कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी आपका पूरा का पूरा यहाँ से शुरू करके दिस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, देन इंटीग्रल्स, उसके बाद बात करूं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि वो 44% सिलेबस इतना सारा है। डिफरेंशियल इक्वेशंस पर जाकर ये खत्म होता है। एंड लेट मी टेल यू गाइज, दिस सिलेबस नीड टू बी स्टडीड इन अ सीक्वेंस। ऐसा नहीं है कि आप पहले इंटीग्रेशन पढ़ लो फिर डिफरेंशिएशन पढ़ोगे। इंटीग्रेशन समझने के लिए डिफरेंशिएशन का आना ज़रूरी है। डिफरेंशियल इक्वेशन करने के लिए आपको दोनों चीज़ें आना ज़रूरी है। तो ये कैलकुलस ऐसा है जो आपको सीक्वेंस में सिस्टमेटिकली करना पड़ेगा, प्लस यू नीड टू बी कंसिस्टेंट इन प्रैक्टिसिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक। जितनी आप इस पर प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ये समझ आने वाला है। रटने की कोशिश करोगे भैया नहीं होगा ये टॉपिक। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। अब नाम से ही समझ आ रहा है, 3D का एक चैप्टर वैसे क्लास 11th में भी पढ़ाया जाता है जिसमें हम बेसिक्स पढ़ते हैं कि क्या होता है अपना 3D में x, y, z एक्सेस, ठीक है। उसके बाद उसके जो स्ट्रेट लाइन में फॉर्मूलाज होते हैं वही हम लोग 3D में पढ़ लेते हैं कि अपना वो पार्टीशन कर रहे हैं अगर हम तो क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला, वो सब स्ट्रेट लाइंस का थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन हम लोग क्लास 11 में पढ़ते हैं। अब उसी को एक्सटेंड करके हम लोग इस साल 12th में क्या पढ़ने वाले हैं, 12th में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम लोग किसी भी पॉइंट को 3 डायमेंशनल स्पेस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके क्या आपके कोऑर्डिनेट्स होने वाले हैं। वेक्टर्स हम लोग पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि कैसे कैसे वेक्टर्स की हेल्प से हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को स्टडी करते हैं। और फिर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम लोग प्रॉपर लाइन की इक्वेशन, प्लेन की इक्वेशन, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, एंगल्स, बहुत कुछ इसमें पढ़ने वाले हैं। बहुत मज़ेदार टॉपिक है। अगर आपको पसंद है 3D में विजुलाइज करना कि अच्छा वो पॉइंट वहाँ पर होगा, इससे जाके इधर जाकर नॉर्थ ईस्ट में इतने डिग्री पर होगा, तो आपको इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। मूविंग फॉरवर्ड गाइस, नेक्स्ट इज़ लीनियर प्रोग्रामिंग। अब इसकी लैंग्वेज पे मत जाना, बहुत इजी टॉपिक है।
आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाता है। इस पूरे चैप्टर में एक चैप्टर है ये एनसीईआरटी में, इस पूरे चैप्टर में सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। प्रोसीजरल अप्रोच है, आप एक बार सीख गए कि अच्छा ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, आपने इसके 50-60 क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए, आपका काम हो गया। कुछ भी आ जाए यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है वो इतनी बड़ी होती है, क्वेश्चन आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना बड़ा आपको वर्ड स्टेटमेंट में क्वेश्चन दिखेगा। यू नीड टू एक्सट्रैक्ट द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आपको उसकी इक्वेशंस बनानी होंगी एंड इक्वेशंस के बेसिस पर आपको उसको सॉल्व करना होगा, एज सिंपल एज दैट। जब हम लोग पढ़ेंगे तो वी विल सी हाउ ईजी इट इज़। मूविंग टू द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के बारे में तो आई डोंट थिंक सो कुछ बताने की ज़रूरत है, 9th क्लास से लेकर आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हो। जिन लोगों के पास मैथ्स है 11th में, तो ऑफ कोर्स 9th में हमने पढ़ा, फिर 10th में पढ़ा, 11th क्लास में हम लोगों ने PNC की हेल्प से अपना प्रोबेबिलिटी पढ़ा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड हम लोग उसमें और ज़्यादा थ्योरम्स और ज़्यादा डेफिनेशंस, उसी में ही हम लोग डेप्थ पढ़ने वाले हैं। तो नॉट टू वरी, आई एम जस्ट डिसअपॉइंटेड कि इसका वेटेज थोड़ा कम है और इसमें एफर्ट बच्चे का थोड़ा ज़्यादा लगता है इसको समझने में। बट एनीवे हम लोगों को गाइज ये इंश्योर करना है कि वी विल बी एबल टू कवर 100% ऑफ द सिलेबस विद टाइम। बस आपको ये नहीं सोचना किसका वेटेज कम है किसका ज़्यादा है। आज ये डिस्कशन हो रहा है कि इसका वेटेज कम है इसका ज़्यादा है, आज के बाद इस चीज़ को माइंड में नहीं लाना है। आज के बाद एक ही आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए माइंड में, जो पढ़ रहा हूँ वो 100% पढ़ूंगा, अच्छे से पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। ठीक है, तो ये वेटेज समझना इसलिए ज़रूरी होता है कि लास्ट मोमेंट पे जब आप एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर रहे हो तब आपको किसको फर्स्ट प्रायोरिटी देकर अगर टाइम कम है निपटाना है। बट एक बार आपने वेटेज समझ लिया ना, उसके बाद हम लोग सोचेंगे नहीं, हम लोग 100% सिलेबस को प्रिपेयर करेंगे। चलिए जी, तो ये तो था कोर मैथमेटिक्स। ठीक है, नाउ कमिंग टू द अप्लाइड मैथमेटिक्स। अब अप्लाइड वाले कहते हैं कि यार भैया आप मेरे को अप्लाइड पढ़ाओ, उसमें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत कुछ अलग अलग है। भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मेजॉरिटी सिलेबस उसका भी बिल्कुल सेम टू सेम है। आई विल शो यू कि क्या क्या चीज़ें सिमिलैरिटीज़ मैच करती हैं, और दोनों में ही आधा सिलेबस तो ऑलमोस्ट सेम ही है। लेट्स सी। चलिए, तो अगर मैं इसकी बात करूं, नंबर्स, क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस, 11 मार्क्स, दिस इज समथिंग न्यू टू यू गाइस। ये वाला पोर्शन थोड़ा सा न्यू होने वाला है, कोर में बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं है। ठीक है, बट इट्स रिलेटिवली ईजी यार। मतलब अगर आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करो सीए फाउंडेशन में या फिर कैट में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है, तो उसी का ही फाउंडेशन थोड़ा सा पहले पढ़ाया गया है। टाइम एंड वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मॉड्यूलो, तो वो सब चीज़ें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में थोड़ी हेल्पफुल रहती हैं। वेरी गुड कॉन्सेप्ट, ईजी कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें, बट कवरेबल है। थोड़ा सा डिफरेंट है कोर मैथमेटिक्स से, बट नॉट मच। ठीक है, कमिंग फॉरवर्ड टू एलजेब्रा। अब यहाँ पर एलजेब्रा कितना हमारे मार्क्स का है? 10 मार्क्स का। एलजेब्रा कौन सा एलजेब्रा? मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, सेम एज कोर मैथमेटिक्स, कुछ भी डिफरेंस नहीं है गाइस, जैसा वहाँ वैसा यहाँ। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू कैलकुलस। कैलकुलस यहाँ पर रिलेटिवली कम परसेंटेज में है, कैलकुलस इज जस्ट फॉर 15 मार्क्स, बट कैलकुलस भी एग्जैक्टली सेम। जिसने कोर में कैलकुलस पढ़ा है वही भाई अप्लाइड वाला है, कुछ भी फ़र्क नहीं है। आप लोगों को ये दिक्कत नहीं आने वाली कि यार भैया कोर पढ़ा रहे हैं और हमें अप्लाइड पढ़ना है। वी विल स्टार्ट फर्स्ट विद द कॉमन पोर्शंस ऑफ बोथ। हम लोग कॉमन पोर्शंस करेंगे कि अप्लाइड वाला बच्चा भी पढ़ सके, कोर वाला बच्चा भी पढ़ सके। कैलकुलस एग्जैक्टली सेम, अभी तक 3 यूनिट्स में से दोनों में सेम है, 1 यूनिट डिफरेंट है। प्रॉफिटेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस 10 मार्क्स, थोड़ा सा डिफरेंट है, नई चीज़ है, अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा, कोई बात नहीं। इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स 5 नंबर, थोड़ा सा न्यू है, आई अगेन अग्री। इंडेक्स नंबर वाला पार्ट भी न्यू है। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स भी न्यू हो जाएगा आपका। लीनियर प्रोग्रामिंग फिर से सेम आ जाएगा। तो लीनियर प्रोग्रामिंग, कैलकुलस, अलजेब्रा, ये सब सेम टू सेम। ठीक है, चलो जी देखते हैं इसमें क्या है। मॉड्यूलो अरिथमेटिक, फर्स्ट वाली यूनिट की बात करूंगा। मॉड्यूलो अरिथमेटिक, कांग्रेस मॉड्यूलो, ये मॉड्यूलो वाला पार्ट आप लोगों को थोड़ा न्यू सीखना पड़ेगा। बट ये वाले क्वेश्चंस को एक बार ध्यान से देखो गाइस। यार ये हम लोगों ने सब ने कहीं ना कहीं करा है, शायद 8th क्लास में करा है या बचपन में करा है। बोट्स एंड स्ट्रीम्स प्रॉब्लम, एक बोट अप स्ट्रीम जा रही है इतनी स्पीड से, एक डाउन स्ट्रीम जा रही है इतनी स्पीड से, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। पाइप्स एंड सिस्टम्स, इतना पानी बहता है पाइप में इतनी स्पीड से, कहीं ना कहीं आप रिलेट कर पाओगे, हमने कहीं ना कहीं करा है। रेसेस एंड गेम्स, तो ये बहुत बेसिक वाला आपका मैथमेटिक्स है, इन्होंने 12th में दिया है बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है और हम लोग पढ़ के ये सब चीज़ें भूल जाते हैं। ठीक है, बट
वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज़ भी हम लोग कर चुके हैं, ऑल्दो क्लास 11th में आपने देखी होगी इनइक्वालिटीज़ चैप्टर 6 है आई थिंक, तो उससे रिलेटेड थोड़े से कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं। अलजेब्रा भाई ये एग्जैक्टली सेम है, इसमें डिस्कस करने को कुछ नहीं है, कोर वाला एग्जैक्टली सेम, दोनों में कॉमन है। दिस इज द रीज़न वी विल स्टार्ट विद अलजेब्रा। हम लोग पहले अलजेब्रा पढ़ेंगे और हम लोग कॉमन पोर्शंस को ही पहले पढ़ने वाले हैं, ताकि दोनों ही सब्जेक्ट्स वाले बच्चों को दिक्कत ना हो, सभी को ये रिलेट हो पाए हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। अलजेब्रा के बाद कैलकुलस, वही सेम चीज़ें, थोड़ा सा आई थिंक इसमें कम है, इसमें 11th में कैलकुलस डाला गया है, ठीक है, बट कोर में 12th में मेजॉरिटी पोर्शन है, तो इसमें यहाँ पर थोड़ा कम है, बट जितना है वो कोर वाला ही है, कुछ नया नहीं है। ये सब कॉन्सेप्ट्स आपको कोर में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन भी अगेन, नाउ डिफरेंशिएशन जिसे आता है वो इंटीग्रेशन कर सकता है, इंटीग्रेशन जिसे आता है और डिफरेंशिएशन जिसे आता है वही डिफरेंशियल इक्वेशन कर सकता है। ये चीज़ आपको क्लैरिटी रखनी है, ये तीनों चीज़ें आपको सीक्वेंस में पढ़नी है। कैलकुलस की सीक्वेंस तोड़कर कभी नहीं पढ़ेंगे हम, ध्यान रखना, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, ये बाइनोमियल वेरिएंस ये सब भैया वही है, कोर में भी है। तो प्रोबेबिलिटी रिलेटेड भी कुछ चीज़ें नहीं है, बट कुछ चीज़ें कोर में हैं, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी आती है। मूविंग फॉरवर्ड, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, ये थोड़ा सा नया पोर्शन है और ये हम लोगों को थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, बट ट्रस्ट में दिस इज़ ऑल्सो ईजी गाइज, कोई बहुत टिपिकल चीज़ नहीं है ये। पॉपुलेशन, सैंपल, पॉपुलेशन पूरा होता है, सैंपल उस पॉपुलेशन का पार्ट होता है, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट्स, हो जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। मूविंग फॉरवर्ड टू इंडेक्स नंबर्स एंड टाइम बेस्ड डेटा, सो दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज ऑल्सो प्रेजेंट इन CA फाउंडेशन के क्वान्टिटेटिव वाले पार्ट में। तो इस अप्लाइड मैथ्स का थोड़ा थोड़ा जो नए पोर्शंस हैं ये CA फाउंडेशन में भी है, तो कहीं ना कहीं CBSE ने अप्लाइड मैथ्स इसका नाम क्यों रखा, कि इस मैथ्स में बेसिकली कॉन्सेप्ट्स को आप अप्लाई कर रहे होंगे वर्ड प्रॉब्लम्स में, रियल लाइफ सिचुएशंस में। कोर में थोड़ा सा पोर्शन ऐसा है जो पढ़ना है, बट उसकी रियल एप्लीकेशन हम समझ नहीं पाते। उनकी रियल एप्लीकेशन है, लॉन्ग टर्म में समझ आती है जब हम ग्रेजुएशन में जाते हैं, बट ये वाले कॉन्सेप्ट्स एज इट इज़ अप्लाई होते हैं, ठीक है, एंड सो द नेम अप्लाइड मैथमेटिक्स। ओके गाइज, मूविंग फॉरवर्ड, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। अब ये सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपको CA फाउंडेशन में देखने को मिल जाएंगे। आपकी जो CA फाउंडेशन की मैथ्स है, चाहे मैं बात करूँ परपेचुइटी की, सिंकिंग फंड्स की, कैलकुलेशन ऑफ EMI, कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न्स, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, CAGR स्टॉक मार्केट में बहुत यूज़ होता है, लीनियर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स थोड़े से कॉमर्स रिलेटेड हैं, ठीक है, ये CA फाउंडेशन के सिलेबस में होते हैं और जिनको फाइनेंस की तरफ जाना है उनके लिए ज़्यादा रेलेवेंट है, ठीक है। सो दिस इज़ द ओवरऑल सिलेबस गाइस। और इसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग, सेम टू सेम, नथिंग टू डिस्कस, कोर मैथमेटिक्स वाला बहुत ईजी होता है ये, ठीक है। जिन्होंने पढ़ लिया है मे बी अभी उन्हें पता है, बट जिन्होंने नहीं पढ़ा है यू विल सी कि दिस इज़ एन ईजी टॉपिक। अब बात करते हैं कॉमन यूनिट्स की यार। अलजेब्रा, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स एग्जैक्टली सेम, कैलकुलस एग्जैक्टली सेम, मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो इधर पढ़ाया उधर नहीं पढ़ाया। कम ज़्यादा हो सकता है कि कैलकुलस उधर ज़्यादा हो और उसका कुछ पोर्शन इधर हो, बट जो है वो सेम है, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग सेम थिंग अगेन, ठीक है। और लास्ट इज प्रोबेबिलिटी, सेम कॉन्सेप्ट उधर हैं, सेम कॉन्सेप्ट इधर हैं। तो ये सेम डिफरेंट हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं गाइस, ये इसलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ताकि जब हम लोग ये कॉन्सेप्ट्स पढ़ें देन आपके माइंड में ये क्वेश्चन ना आए यार मेरे पास अप्लाइड है मैं ये क्यों पढ़ूँ, या मेरे पास कोर है मैं ये क्यों पढ़ूँ। भाई सेम ही है वो, कोर में भी वही है, अप्लाइड में भी वही है, कॉन्सेप्ट सेम है, नाम अलग अलग हैं, दो अलग सब्जेक्ट्स के। तो बेसिकली द ओवरऑल कंक्लूजन इज, आपके पास कोर मैथमेटिक्स हो, आपके पास अप्लाइड मैथमेटिक्स हो, यू ऑल आर वेलकम टू दिस चैनल जहाँ पर हम लोग सारी मैथमेटिक्स डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होगी, एक गुड ओवरव्यू मिला होगा सिलेबस का। जल्दी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम लोगों का मेन कॉन्सेप्ट्स, विल स्टार्ट विद द अलजेब्रा एंड बहुत जल्दी आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।